हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 5th की होने वाली है। सेमेस्टर 5th में जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है हम उसे कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें मैंने आपको इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कवर करवा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड भी होते हैं। अगर आपने ये सारी ही वीडियोस देख ली तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके लिए यही इनफ होगा। आप अपने अच्छे नंबर भी गेन कर पाओगे और पास आउट भी हो पाओगे। देखिए, इसकी सीरीज़ में मैंने आपको पार्ट 1 ऑलरेडी कवर करवा दिया है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिए ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो पाए और आप किसी भी क्वेश्चंस को मिस ना कर पाएँ और अपनी स्टडी को उस तरीके से ले पाएँ जिस तरीके से एग्ज़ाम आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी ही प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, यहाँ तक हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला था वो था मार्क्सवाद किस प्रकार पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उनके प्रभाव की आलोचना प्रस्तुत करता है, कि किस तरह से जो मार्क्सवाद है वो पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हुए और आलोचना करते हुए हमें दिखाई देता है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं मार्क्सवादी पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव की गहरी आलोचना प्रस्तुत की गई है या की जा सकती है। ठीक है, यह है विचारधारा मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के अध्ययन में वर्ग संघ और पूंजी के प्रभुत्व को केंद्र में रखते हैं। आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मार्क्सवादी और जो हमारी पूंजीवादी संरचना है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच शोषण पर आधारित है। यानी जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है वो सिर्फ श्रमिक वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके बीच में जो शोषण होता है उसी पर आधारित होती है हमारी पूंजीवादी व्यवस्था। ये मार्क्सवादियों का मानना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, कारखाने और पूंजी पर मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होता है, जबकि श्रमिक वर्ग अपने श्रम शक्तियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रणाली आर्थिक असमानता को जन्म देती है, जहां धन का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के पास होता है और श्रमिक वर्ग शोषित होता है। यानी इसके अंतर्गत जो पूरी ही संपत्ति होती है, सारी जो चीज़ों का नियंत्रण होता है वो मुट्ठी भर लोगों के साथ होता है, या ये कहें मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। और जो बड़ी संख्या होती है वो होती है श्रमिकों की, जो कि सिर्फ श्रम करते हैं और अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानताएं देखी जा सकती हैं। अब आगे हम देखेंगे मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और विचारधाराएं शामिल है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सिर्फ हमारे आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो विचारधाराएं होती हैं उसको भी प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। पूंजीवादी संरचना समाज में हावी विचारधाराओं को झूठी चेतना के मध्य से नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी मीडिया और शिक्षा प्रणाली जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है जो शोषण और असमानताओं को समानवीय और वैध ठहराती है। यानी हम इसे मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि शिक्षा प्रणाली में इसे सही ठहराने पर बल देती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मार्क्सवादी यह भी मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्निहित रूप से अस्थिर है, क्योंकि यह मुनाफे की अधिकतम प्राप्त के लिए लगातार शोषण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। यह अंतः वर्ग संघ को जन्म देती है जो समाजवादी क्रांति और एक वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूंजीवाद का प्रभाव, कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम पूंजीवाद का प्रभाव देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं
मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ साम्राज्यवाद और वैश्विक पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित है। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी कृति इम्पीरियलिज्म द हाइस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में बताया कि पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। यानी इन्होंने बताया कि जो पूंजीवाद है उसका अंतिम चरण जो होगा वो साम्राज्यवाद होगा। पूंजीवादी राष्ट्रीय आर्थिक लाभ के लिए कमजोर और विकासशील देशों को शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधन, श्रम और बाजारों पर कब्जा किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं या फिर ये कहें कमजोर विकासशील देश होते हैं उन पर शोषण किया जाता है और जो बाजार है और जो श्रम है उस पर कब्जा कर लिया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, मार्क्सवादी आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO पूंजीवादी देशों के हितों को आगे बढ़ाने में सहायता देती हैं और हम इन्हें भी, जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, उन्हें भी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो पूंजीवादी देश होते हैं उनके हितों की रक्षा और उनके हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। जैसे कि हमारी विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। ठीक है, यह संस्थाएं विकासशील देशों पर नीतिगत प्रबंधन लगाती हैं जिसमें उनकी स्वायत्तता सीमित हो जाती है और वह वैश्विक पूंजीवादी ढांचे का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह भी मानते हैं कि युद्ध और संघर्ष पूंजीवाद की आंतरिक गतिशीलता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए सैन्य, औद्योगिक, परस्पर और युद्ध से संबंधित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी लाभ के लिए अनिवार्य हो जाती है। यानी युद्ध जो होता है वो पूंजीवादियों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि वो दूसरे हिस्से को लूट लेते हैं या फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं, इसीलिए ये उसको अनिवार्य मानते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवाद देश की नीति विकासशील देशों के संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निर्देशित होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, मार्क्सवादी पूंजीवादी संरचना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तीखी आलोचना करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था न केवल आर्थिक असमानता को जन्म देती है बल्कि वैश्विक स्तर पर शोषण और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। यानी अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो जो मार्क्सवादी हैं वो हमेशा इसका विरोध करते हैं और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आर्थिक असमानताओं को तो जन्म देती ही है और विश्व स्तर पर या ये कहें वैश्विक स्तर पर शोषण और जो अन्याय है उसको भी बढ़ावा देती हुई हमें दिखाई देती है। मार्क्सवादी विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य ऐसी संरचनाओं को समाप्त करना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण हो और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसीलिए जो मार्क्सवादी हैं वो हमेशा पूंजीवादियों का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्व क्या हैं और वह शासन काल की हमारी समझ को कैसे आकार देती हैं। यानी हमें आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के बारे में बताना है कि आखिर वो क्या होती है और ये किस तरह से जो शासन काल है उसको प्रभावित करते हुए या उसको समझने में हमें मदद करती है। चलिए देख लेते हैं आप इसके क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके इंट्रो में लिख सकते हैं, आधुनिक राज्य की पारंपरिक वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्वों और शासनकाल की समझ पर उनका प्रभाव। मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य की एक पारंपरिक अवधारणा प्रस्तुत की जो राज्य की संरचना, अधिकार और कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करती है। वेबेरियन के अनुसार आधुनिक राज्य एक वेब प्रभुत्व पर आधारित संरचना है जो एक विशिष्ट भूभाग पर शासन करती है। यह अवधारणा मुख्य रूप से 3 प्रमुख तत्वों और उनके शासनकाल की समझ पर प्रभाव के इर्द गिर्द केंद्र करती है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे आधुनिक राज्य की वेबेरियन अवधारणा के प्रमुख तत्व के जो आधुनिक राज्य है उसकी जो वेबेरियन अवधारणा है उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण। वेब के अनुसार आधुनिक राज्य कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि राज्य की शक्ति और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित कानूनी नियमों और
प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। यह नियम सार्वभौमिक होते हैं और समान रूप से सभी पर लागू होते हैं। यानी ये जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और सभी पर लागू भी होते हैं। प्रभाव किस तरह से देख सकते हैं? यह तत्व राज्य को व्यक्तिगत सत्ताधारी के बजाय संस्थागत प्राधिकरण पर केंद्रित करते हैं, जिससे आधुनिक शासन अधिक संगठित और पूर्ण अनुमान योग्य हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानूनी हितों पर एक अधिकार। कानूनी हितों पर एक अधिकार किस तरह से? वेब के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वह एक विशिष्ट क्षेत्र में वैध हिस्से के उपयोग पर अधिकार करता है। इसका अर्थ है कि राज्य की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करने की अधिकार करता है और उन्हें किसी संगठन या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसके प्रभाव में लिख सकते हैं यह राज्य को अराजकता और गैर राज्य ताकतों के हस्तक्षेप से बचाता है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संवैधानिक क्षेत्रीय संप्रभुत्वता। वेब का मानना था कि आधुनिक राज्य एक निश्चित भूभाग पर अपनी संप्रभुत्वता का दावा करता है। इसका अर्थ है कि राज्य का अधिकार क्षेत्र उसकी सीमित क्षेत्र में ही लागू होता है और इसके बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से संरक्षित किया जाता है। यानी देखिए जो वेब का कोई भी कानून है वो उसकी सीमित क्षेत्र में लागू होता है और किसी और के हस्तक्षेप से उसे बचाता है। इसका प्रभाव देख लेते हैं। यह तत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की पहचान और उनकी सीमाओं को वैधता प्रदान करता है, जिससे शासन अधिक स्पष्ट सशक्त हो जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये राज्य को उसकी सीमाओं की वैधता प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो शासन है वो अधिक स्पष्ट और सशक्त भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम 4th पॉइंट में लिख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी। किस तरह से? वेब के अनुसार आधुनिक राज्य एक संगठित पदानुक्रम और विशिष्ट ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से काम करते हैं। राज्य के अधिकारियों का चयन उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत संबंधों या पारिवारिक संबंधों के आधार पर। यानी आज के टाइम पे जो हमारी आधुनिक युग है उसमें ब्यूरोक्रेसी देखी जा सकती है, जिसमें किसी भी पद के लिए अगर कोई व्यक्ति का चयन हो रहा है तो उसकी योग्यता के आधार पर होता है, ना कि किसी संबंध या फिर पारिवारिक संबंधों के आधार पर नहीं। अगर वो उस काम के योग्य है, जैसे कि मैं पढ़ाने के योग्य हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर किसी और का चयन किया जाएगा तो वो भी पढ़ाने के योग्य होना चाहिए, तभी उस पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव। यह शासन को कौशल, प्रभावी और निष्पक्ष बनाता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शासनकाल की समझ पर वेबेरियन अवधारणा का प्रभाव। किस तरह से हम देख सकते हैं? पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं शासन की वैधता और स्थिरता। वेब की अवधारणा शासन को वैधता प्रदान करती है, क्योंकि यह प्राधिकरण को कानूनी और तर्कसंगत नियमों पर आधारित बनाती है। यह समझ राज्य की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि नागरिक कानूनी रूप से सामान्यता प्राप्त नियमों और नीतियों का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतांत्रिक और औपचारिक शासन। कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण पर जोर देने से लोकतंत्र और औपचारिक शासन की अवधारणा को बल मिलता है। इससे नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया जा सकता है और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कानून और व्यवस्था का नियम। कानूनी हिंसा पर एक अधिकार की अवधारणा शासन को अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि यह राज्य को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकमात्र वैध ताकत के रूप में स्थापित करता है। यह ताकत अराजकता और गैर राज्य ताकतों को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही। ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा प्रशासन को संगठित और कुशल बनाती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय पेशेवर रूप से लिए जाएं और राज्य की संस्थाओं और उनके कार्य के लिए जवाबदेही ठहराया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुत्वता की सुरक्षा किस तरह से की जाती है, इसमें आप लिख सकते हैं संवैधानिक क्षेत्रीय संप्रभुत्वता की अवधारणा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने का आधार प्रदान करती है। यह राज्य की सीमाओं और आंतरिक शासन के प्रति अन्य राज्यों के सम्मान को सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं मैक्स वेबर की पारंपरिक अवधारणा आधुनिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने का एक सशक्त माध्यम है। इसके प्रमुख तत्व जैसे कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण, कानूनी हिंसा और एकाधिकार और ब्यूरोक्रेसी राज्य को वैधता, स्थिरता और दक्षता प्रदान करती है। यह तत्व शासनकाल की हमारी समझ को गहराई और स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे राज्य अधिक संगठित, न्यायपूर्ण और प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। यानी अगर हम राज्य को अधिक संगठित और प्रभावी रूप से कार्य करवाना चाहते हैं तो हमें ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा, यानी एक अधिकार को और जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, राज्य की वैधता है, स्थिरता है और दक्षता है, इन सभी का प्रयोग करके हम किसी भी राज्य को संगठित और न्यायपूर्ण कार्य करवा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ हम आज की इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम वीडियो नंबर 3 में कवर कर लेंगे। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझसे वहां पर बोल सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको मेरी इन पूरी पीपीटी को चाहिए, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कि हाँ आपने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, तो मैं आपको ये जो आपके नोट्स हैं ये अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, एंड आप मेरी फेसबुक आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।